नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2023 की एक नई वीडियो में। दोस्तों, अब आपके परीक्षा की डेट काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और अब आपके पास बहुत कम समय है तैयारी करने के लिए। तो यदि दोस्तों आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अब आपको तैयारी को ज़ोर शोर से शुरू कर देना है। 2-3 दिन की तैयारी आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है। आज की वीडियो में दोस्तों हम इंडियन आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो दोस्तों परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। हर क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और आज की वीडियो का टारगेट 21 क्वेश्चनों का हम लोग रखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 25 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए हैं। तो चलिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है वर्ष 1916, वर्ष 1917, वर्ष 1918 या फिर वर्ष 1919। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। वर्ष 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। और यदि मैं बात करूं ये कब तक चली थी, तो आपको याद रख लेना है 1917 में ये शुरुआत हुई थी और 1923 ईस्वी तक दोस्तों यह क्रांति चली थी। नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि मैं बात करूं कि रूसी क्रांति का नेता कौन था, तो याद रख लीजिएगा लेनिन। लेनिन को दोस्तों रूसी क्रांति का नेता कहा जाता है। और रूसी क्रांति का नारा क्या था? तो नारा याद रख लीजिएगा, नारा था शांति, भूमि और रोटी। क्या दोस्तों? शांति, भूमि और रोटी रूसी क्रांति का मुख्य नारा था। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वे सभी क्वेश्चन वीडियो में कवर करा देने वाला हूँ, तो इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चीनी क्रांति का नायक कौन था? आज की वीडियो में दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो ये जरूर से याद रख लीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बताइए दोस्तों, चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है। सुनियात सेन को दोस्तों चीनी क्रांति का नायक बोला जाता है। यदि मैं बात करूं कि चीनी क्रांति की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो याद रख लीजिएगा 1911 में यह शुरू हुआ था और 1912 ईस्वी तक ये दोस्तों क्रांति चली थी। यह दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चीनी क्रांति के जनक कौन थे, तो जनक का नाम आपको याद रख लेना है माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग दोस्तों चीनी क्रांति के जनक थे। इन्हें आधुनिक चीन का जनक भी कहा जाता है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जितनी चीज़ें दोस्तों मैं एक्स्ट्रा में बताता चलता हूँ वो सभी आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि पीडीएफ नोट्स में दोस्तों वो चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं बताता हूँ इसको नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? दोस्तों हमारे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बनाई जा रही है। इंडियन आर्मी की जितनी भी वीडियो हैं दोस्तों उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, ताकि आप एक ही साथ सभी वीडियो को कवर कर सकें और हर क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकें। और दोस्तों पीडीएफ नोट्स के लिए मैं बता चुका हूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। वहां पर जितनी भी इंडियन आर्मी की वीडियो आई हैं सबकी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दी गई हैं। और दोस्तों इंडियन आर्मी का मैं एक मैराथन लेके आने वाला हूँ लाइव, उसकी दोस्तों डेट मैं आपको बता दूंगा कि किस दिन लेके आने वाला हूं और उसका टाइमिंग भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैराथन से जरूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैराथन में दोस्तों हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, इस क्वेश्चन का अब आंसर आपको बताना है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, हिटलर। हिटलर ने दोस्तों एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? आपके ऑप्शन है इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी या फिर ये सभी।
कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन डी राइट हो जाता है। ये सभी दोस्तों ये तीनों ही देश थे जिन्होंने त्रिकूट का निर्माण किया था। यदि मैं बात करूं कि कब इसका निर्माण हुआ था तो याद रख लीजिएगा 1882 ईस्वी में त्रिकूट का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, जापान, अमेरिका या फिर ये सभी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? मित्र राष्ट्रों में शामिल कौन सा देश था? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। ये सभी देश दोस्तों मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। यदि मैं बात करूं कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लीजिएगा इंग्लैंड। क्या दोस्तों? इंग्लैंड शामिल था, जापान शामिल था, अमेरिका शामिल था और कौन था? रूस शामिल था। ठीक है दोस्तों, और लास्ट याद रख लीजिएगा फ्रांस। रूस के साथ कौन शामिल था? फ्रांस था। तो इन देशों को जरूर से याद रख लीजिएगा, मित्र राष्ट्रों में ये देश शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया है? दोस्तों आज की वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं, तो इसलिए जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए बताइए, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? आपके ऑप्शन है लोह एवं रक्त की नीति, समझौता की नीति, शांति की नीति या फिर सद्भाव की नीति। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। लोह एवं रक्त की नीति दोस्तों बिस्मार्क ने इसका अनुसरण किया था जर्मनी के एकीकरण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाता है, सामवेद। सामवेद को दोस्तों भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दोस्तों यदि मैं बात करूँ ऋग्वेद की तो याद रख लीजिएगा ऋग्वेद से क्या पूछा जाता है? मंडल याद रख लीजिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। नोट डाउन करते चलिएगा। ऋग्वेद का तीसरा मंडल पूछा जाता है जिसमें दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो तीसरा मंडल भी याद रखिएगा। 7वां मंडल दोस्तों 10 राज्य यज्ञ से संबंधित है। 9वां मंडल की बात करूं तो याद रख लीजिएगा देवता सोम का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। और 10वां मंडल मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा पुरुष सूक्त की बात की गई है जिसमें 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जरूर से याद रख लीजिएगा ऋग्वेद से रिलेटेड। और यदि मैं दोस्तों सामवेद की बात करूं तो याद रख लीजिएगा गाए जा सकने वाले मंत्रों का उल्लेख सामवेद में किया गया है, इसलिए दोस्तों भारतीय संगीत का मूल सामवेद को कहा जाता है। और यदि दोस्तों ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद से रिलेटेड आपको याद रख लेना है कि यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में उल्लेखित किया गया है। यानी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलता है, तो याद रख लीजिएगा यजुर्वेद दोनों में देखने को मिलता है। और यदि दोस्तों अथर्ववेद की बात करूं तो इसे अथर्वा ऋषि ने लिखा था और दोस्तों जादू टोना टोटका से संबंधित है अथर्ववेद। अब दोस्तों सबसे पुराना वेद पूछा जाता है तो याद रख लीजिएगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे प्राचीन नया वेद दोस्तों कौन सा है? अथर्ववेद है। मोस्ट इंपोर्टेंट वेद है, ये जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। आपके ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, वैशाली या फिर कुशीनगर। कहाँ पर दोस्तों महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, कुशीनगर। कुशीनगर में दोस्तों महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। यदि मैं बात करूं कुशीनगर है कहाँ पर, तो देवरिया उत्तर प्रदेश में आपको याद रख लेना है। अब दोस्तों महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रख लेना है कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ
था दोस्तों? तो कपिलवस्तु, क्या दोस्तों? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कहाँ पर दोस्तों? कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ये नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। अब दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को कहाँ पर हुई थी? तो याद रख लीजिएगा, निरंजना नदी के तट पर। कहाँ पर दोस्तों? निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है, महावीर स्वामी का भी पूछ लेता है और महात्मा बुद्ध का भी पूछ लेता है। तो याद रख लीजिएगा, यदि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी पूछे तो ऋजुपालिका नदी थी और साल का वृक्ष था। और महात्मा बुद्ध के बारे में पूछे तो निरंजना नदी है और पीपल का वृक्ष है। नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। इसी कंफ्यूजन में बच्चे क्वेश्चन को गलत कराते हैं। यदि दोस्तों मैं बात करूं कि गृह त्याग को क्या कहा गया, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया इनके गृह त्याग को। और इन्होंने जब पहला उपदेश दिया था तो इनके पहले उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। नोट डाउन कर लीजिएगा। और इनकी मृत्यु जहां पर हुई थी उसे दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो डेट आपको याद रख लेनी है, 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। तो महात्मा बुद्ध से ये क्वेश्चन आपको जरूर से नोट डाउन कर लेने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है डी, राइट हो जाता है, सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और यदि मैं बात करूं किस भाषा का प्रयोग किया था, तो पाली भाषा में दोस्तों इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताया है कि 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ पर हुई थी? अब दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। याद रख लीजिएगा कि जैन धर्म में 2 संगीति हुई थी और बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई थी। बौद्ध धर्म की संगीति सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है और जैन धर्म की संगीति कभी कभी एग्जाम में पूछी गई है। तो चलिए इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। जैन धर्म की 2 संगीति हुई थी। पहली संगीति आपको याद रख लेना है पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाता है। पाटलिपुत्र में इसकी पहली संगीति हुई थी और अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूल भद्र। कौन दोस्तों? स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे। और यदि दूसरी बात करूं, दूसरी संगीति कहां पर हुई थी, तो याद रख लीजिएगा वल्लभी। वल्लभी गुजरात में जैन धर्म की दूसरी संगीति हुई थी और वहां पर अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा श्रवण का नाम आपको याद रख लेना है। क्षमा श्रवण जी उसके अध्यक्ष थे। दोस्तों जैन धर्म की संगीति एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है, लेकिन बौद्ध धर्म की संगीति 100% ही पूछी जाती है। तो पिछली वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म की चारों संगीति आपको बताई है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख के उसको नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है, अशोक। अशोक ने दोस्तों सांची का स्तूप बनवाया था। यदि मैं बात करूं सम्राट अशोक के बारे में, तो याद रख लीजिएगा यह बिंदुसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। और 269 ईसा पूर्व में दोस्तों यह मगध की गद्दी पर बैठा था। पुराणों में दोस्तों अशोक को क्या बोला गया है? अशोक वर्धन भी बोला गया है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्या पूछा जाता है? अशोक का कलिंग युद्ध पूछा जाता है। तो याद रख लीजिएगा कि कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्यों अपना लिया था? क्योंकि जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उसमें इतना रक्तपात हो गया था, यानी इतने सारे लोग मारे गए थे जिनके रक्त को देखकर अशोक का हृदय पिघल गया था और इसने जीवन में कभी भी युद्ध ना करने का निर्णय लिया था और उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस शासक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, तो नाम याद रख लीजिएगा, अशोक रहा। अब दोस्तों अशोक के
शिलालेख कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रख लीजिएगा कि अशोक का 7वां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। और अशोक का 13वां शिलालेख क्या है दोस्तों? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, अशोक के 13वें शिलालेख में। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन के आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं कई बार आपको बता चुका हूं दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी राइट हो जाता है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यदि मैं बात करूं यह किस वंश का शासक था, तो याद रख लीजिएगा गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुप्त ने की थी। और कब की थी? 240 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने क्या की थी? गुप्त वंश की स्थापना की थी। यदि दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों प्लेलिस्ट मैं बनवा दे रहा हूं, जिसके बाद हमारे चैनल पर इंडियन आर्मी की प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगी। और इसका मैराथन मैं लेके आने वाला हूं, तो मैराथन के लिए आप सब तैयार रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैराथन की वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। मैं डेट और टाइमिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि मैराथन में कब लेके आने वाला हूं, जिसमें दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैराथन से जरूर से जुड़ जाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है, दयाराम साहनी। किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी। और कब की थी? तो डेट आपको याद रख लेना है, 1921 ईस्वी में खोज की थी। और कहाँ पर दोस्तों हड़प्पा है? तो याद रख लीजिएगा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में दोस्तों यह देखने को मिलता है। नदी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है हड़प्पा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दोस्तों हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी यानी आरडी बनर्जी ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और यह दोस्तों है कहाँ पर? तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। कहाँ पर दोस्तों? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। और नदी की बात करें तो याद रख लीजिएगा सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा इंपोर्टेंट करके, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से बनने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश से हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी पुराना क्वेश्चन है दोस्तों। ये एग्जाम में कई बार रिपीट होता हुआ चला आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाता है? नव जागरण की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, इटली। इटली देश से दोस्तों नव जागरण की शुरुआत हुई थी। यदि मैं बात करूं कि भारतीय नवजागरण के जनक किसे कहा जाता है यानी अग्रदूत, तो याद रख लीजिएगा स्वामी विवेकानंद। किसको दोस्तों? स्वामी विवेकानंद को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अब स्वामी विवेकानंद ने एक मिशन की शुरुआत की थी, उसका नाम आपको याद रख लेना है, रामकृष्ण मिशन की। ठीक है दोस्तों, क्यों की थी? तो क्योंकि इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर दोस्तों इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। ये जरूर से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, तो नाम आपको याद रख लेना है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों यदि यूरोप का क्वेश्चन बन के आए और धर्म सुधार के बारे में पूछे तो बिना पढ़े क्वेश्चन का आंसर आपको मार्टिन लूथर किंग को लगा देना है। मार्टिन लूथर के दोस्तों यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे।
ठीक है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बनाए तो नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दोस्तों एक नारा भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रख लीजिएगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट नारे हैं उनको याद रख लीजिएगा। चलिए बताइए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। फेस्टिवल से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो इसलिए इसको जरूर से याद रख लीजिएगा। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है, केरल। केरल राज्य में दोस्तों ओणम त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है, ए और बी दोनों। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर क्या गिराया था, परमाणु बम गिराया था। पहला दोस्तों डेट याद रख लेनी है, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर इन्होंने परमाणु बम गिराया था, और उसके 3 दिन बाद दोस्तों 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर इन्होंने बम गिराया था। तो ये जरूर से याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो डेट आपको याद रख लेना है, 1 सितंबर 1939 ईस्वी में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, और यह कब तक चला था, तो 2 सितंबर दोस्तों 1945 ईस्वी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। तो इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था, तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है। 1915 ईस्वी में दोस्तों अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस क्रांति में स्वतंत्र बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। फ्रांस की क्रांति में दोस्तों स्वतंत्र बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया था। यदि मैं बात करूं कि फ्रांस की क्रांति कब से कब तक चली थी, तो याद रख लेना है दोस्तों आपको 5 मई, क्या दोस्तों 5 मई 1789 ईस्वी से दोस्तों, और यह चली थी कब, 9 नवंबर 1799 ईस्वी तक। फ्रांस की क्रांति दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों संस्थापक से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से देखने को मिलने वाला है, तो इसलिए याद रख लीजिएगा, जितने भी वंश हैं उनके आपको संस्थापक याद कर लेने हैं। यदि दोस्तों आपको नहीं मिल रहा है कहीं भी, तो आपको हमारे चैनल पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, जिसमें दोस्तों सभी वंश और उनके संस्थापक कंप्लीट कराए हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों। 5 सेकंड या 10 सेकंड की वीडियो है, लेकिन उसको नोट डाउन करके याद जरूर से कर लीजिएगा। चलिए बताइए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था, और यह 544 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा, 544 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन कौन था, आइए सबसे पहले दोस्तों हम सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर के बारे में यदि मैं बात करूं, तो याद रख लीजिएगा, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसके पिता का नाम क्या था, फिलिप था। क्या दोस्तों, फिलिप इसके पिता का नाम था। और यदि मैं बात करूं कि यह किसका शिष्य था, तो याद रख लीजिएगा, अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। ठीक है दोस्तों, और इसका युद्ध कहां पर हुआ था, तो हाइडे स्पीच का युद्ध आपको याद रख लेना है, जो झेलम नदी के किनारे हुआ था। झेलम नदी को उस समय वितस्ता के नाम से जाना जाता था, और पोरस के साथ दोस्तों इसका युद्ध हुआ था। हाइडे स्पीच मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और सिकंदर का सेनापति एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा, सेल्यूकस निकेटर। कौन दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इनको जरूर से याद आपको कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सिकंदर का समकालीन कौन था।
तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाता है? तो ऑप्शन है डी राइट हो जाता है दोस्तों, उदीन। उदीन दोस्तों सिकंदर का समकालीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी? किसने लागू की थी इक्ता प्रणाली? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। आपको याद रख लेना है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछ लेता है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। जरूर से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे इंडियन आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।